सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूँ अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ राना ताहिर साहब नहीं है, लेकिन समी इब्राहिम साहब और गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन पर बात करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। दो तीन बड़े अहम मौज़ूआत हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है जो KPK के बरतरफ वज़रा हैं, आतिफ़ खान साहब और शहराम तरकई साहब, और बज़ाहिर तो ये ख़बरें आ रही हैं कि जो उन पे चार्जेस थे वो कोई प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा मुतमईन करने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ये कहा प्राइम मिनिस्टर से कि जो हमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे हम उसको कबूल करेंगे, और बेसिकली ये जो कोई साजिश की जो कहानी है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है और हमने कोई साजिश नहीं की वज़ीर आला KPK के ख़िलाफ़। दूसरी जानिब सिंध के जो IG हैं उनका मसला वैसे ही पड़ा है, और अब काबीना ने, कल भी हमने ज़िक्र किया था, वो कहा कि गवर्नर और वज़ीर आला सिंध इस पर बात करेंगे, लेकिन हुकूमत सिंध ने ये ऐलान किया कि गवर्नर साहब के साथ कोई मुशावरत नहीं होगी, क्योंकि IG की जो तैनाती है उसका मामला वफाक और सूबाई हुकूमत के बीच है और इसमें गवर्नर साहब का कोई रोल नहीं है। और 5 नाम हमने दिए और चीफ मिनिस्टर साहब ने वज़ीर आज़म साहब से गुफ्तगू के बाद वो नाम दिए, तो अब काबीना से मंजूरी का बीच में कोई रेफरेंस नहीं था, कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो इसलिए इसको नहीं होना चाहिए था। दूसरी जानिब मुर्तज़ा जो हमें ख़बरें मिल रही हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर ने एक फार्मूला तैयार कर लिया जिसके तहत ना वफाक में कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद हो सकती है कामयाब, और ना ही सूबे में उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़। वो ये फार्मूला जो हमें ज़रा ने बताया वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के कोई तकरीबन कौमी असम्बली में 20 से 25 अरकान हैं और सूबाई असम्बली यानी पंजाब असम्बली में उनकी तादाद 40 से 45 के दरमियान है। अगर कोई तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश होती है या उसी तरह पंजाब असम्बली में उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ पेश है, तो नून लीग के ये अरकान इजलास में नहीं जाएंगे। तो जब तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है तो बुनियादी तौर पर अपोजिशन ने ज़्यादा वोट लेने हैं। अगर तहरीक अदम एतमाद में मिसाल के तौर पर कौमी असम्बली में अगर 172 वोट ना पड़े तहरीक अदम एतमाद के हक़ में, तो इमरान खान साहब की वज़ारत उज़्मा को कोई ख़तरा नहीं। तो अगर अलाइज़ कुछ हट भी जाएँ, लेकिन अगर 15 से 20 अरकान ऐसे हैं जो असम्बली के इजलास में ना आएँ, और अगर आएँ भी तो वोट इस तरह से दिए जाएँ कि वो वोट ज़ाया हो जाए, काउंट में ना आए, जैसे चेयरमैन सेनेट के वक्त हुआ था, तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नहीं हो सकती। इसी तरह सूबे में भी 40 से 45 अरकान ऐसे हैं, अगर उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद पेश की जाएगी तो वो 40-45 अरकान हैं नून लीग के जो या तो सूबाई असम्बली के इजलास में नहीं जाएंगे उस दिन, और अगर गए तो वो ख़राब यानी डबल टिक होगा, वोट उनके ऐसे होंगे जो ज़ाया तसव्वुर किए जाएंगे, और जो मतलूबा नंबर चाहिए वज़ीर आला को अपने मनसब से हटाने के लिए वो नहीं मिल सकेगा। इसीलिए इमरान खान साहब ने बड़ा, वो कहते हैं कि सीना चौड़ा करके और बड़ी हिम्मत से वहाँ पे पंजाब असम्बली में कहा MPA से कि आप सुन लें, इसी तनख्वाह पे आपने नौकरी करनी है, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कुछ नहीं लेना देना आपका, तरक्याती फ़ंड भी आपको आपके हाथ में चेक नहीं दिए जाएंगे, ये वज़ीर आला साहब के पास आएँ और ये सारा मामला ये करेंगे, और जो ब्यूरोक्रेसी है उनके जो मामलात हैं, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस जो है उसके मामलात में किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। तो बहुत सारे वो लोग जो ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि ये इस हुकूमत को हम गिरा लेंगे, उस्मान बुज़दार के पास तो 2 वोटों की अक्सरियत है, इमरान खान साहब के पास 4 वोट की अक्सरियत है, वो सारे जो मंसूबे थे ना मुर्तज़ा, वो तो धड़ाम से नीचे गिर गए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने फरमाया ऐसा ही है, लेकिन थोड़ी सी फॉर्मेशन इस तरह से है कि वो टिक जो है वो गलत कर सकते हैं, गैर हाज़िरी उनकी जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग में आ जाएंगे, और अगर वो नहीं आते अपने पार्टी लीडरशिप के कहने पे, पार्टी लीडरशिप उनके हवाले से
ख़त लिख सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा जाता है तो वो डी-सीट कर सकते हैं उनको। उस तनाजुर में ये उससे बड़ा डिज़ास्टर होगा कि एक छोटे डिज़ास्टर को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर वहाँ पे पैदा कर लिया जाए। नहीं, अगर डी सीट होते हैं जी, तो डी सीट के बाद भी उन्हीं नशिस्तों पर इलेक्शन होगा, तो उन लोगों को जो डिस्क्वालीफाई होते हैं उनको तहरीक इंसाफ ये ऑलरेडी कह चुकी है। आपको याद होगा जब 18 मेंबरान सूबाई असम्बली उस्मान बुज़दार साहब सूबे के लेके बनी गाला में आए थे, तो उस वक्त भी यही बात तय हुई थी कि इमरान खान साहब ने कहा था कि हम फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करवाएंगे, हम इन लोगों को अगर ये नून लीग के टिकट पे जीते हैं तो अपने साथ शामिल नहीं करेंगे, अगर इन्होंने हमारे साथ शामिल होना है तो ये रेजिग्नेशन दें। वहाँ पर ज़िमनी इंतखाब होता है, ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ इनको अपना टिकट देगी और जो लोग जीतेंगे वो आके तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते हैं। फ्लोर क्रॉसिंग करा के या इस तरह से एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना के हमें वोट नहीं लेना। तो अगर तहरीक अदम एतमाद तो फिर भी कामयाब नहीं होगी ना, चाहे वो डी सीट भी हो जाए, उसमें ज़िमनी इंतखाब भी हो जाए, तो जो फार्मूला बनाया गया है, जो तरीका अपनाया गया इस स्कीम के तहत, जो अदम एतमाद है वो नहीं कामयाब हो सकती। अदम एतमाद तो वाकई उस वक्त कामयाब नहीं होगी, लेकिन इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता जो दौरा था उनका अभी चंद दिन पहले कराची का, वहाँ से इतलात ये आ रही थी कि उन्होंने कराची में कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मामला जो हैं वो बेहतर करने के लिए बातचीत की है। और इस तरह की बातचीत का हकीकत हाल से अगर ताल्लुक़ देखा जाए तो उसमें बड़े क्वेश्चंस होते हैं कि इतनी बड़ी मैसिव करप्शन की कहानी थी, 1000 अरब रुपये से ज़ायद की, तो उनसे कैसे बातचीत हो सकती है। लेकिन जिस हद तक वज़ीर-ए-आज़म को ब्लैकमेल किया जा रहा है मुख्तलिफ 2-2, 4-4 सीटों वाले पार्टीज़ की जानिब से, तो उसमें फॉर द टाइम बीइंग अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो साथ देती है और उनके साथ बातचीत इनकी हो जाती है, तो एक तो पंजाब में बिल्कुल पुरसकून हो जाएगा मामला, 6-7 सीटें उनकी हैं वो आ जाएंगे। और दूसरा ये है कि यहाँ पे कौमी असम्बली में भी कानून साजी का अमल जो है वो शुरू हो सकता है। लेकिन एक सवाल है ना, ये जो आपके 20 मेंबर हैं कौमी असम्बली के और 40 जो हैं सूबाई असम्बली के, ऐसी क्या घुट्टी पिला रहे हैं इमरान खान साहब कि वो कहेंगे कि जी हम तो इनके वोट ही सही खराब करेंगे, मतलब हम नहीं सही तरीके से वोट कास्ट करेंगे, ऐसा क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब? कुछ भी क्या बातचीत हो रही है? और जो सर ने बात की कि जी आप ये इमरान खान साहब ने ये भी ऑफर दी थी कि आप जो है वो अपने इस्तीफे दें तो हम आपको टिकट देंगे, तो आप जो है उस पर इलेक्शन लड़ लें पीटीआई के टिकट पर। कितने लोगों ने इस्तीफे दिए थे और कितने लोगों ने इलेक्शन लड़े थे? कौन अपनी टिकट छोड़ के अपनी पार्टी छोड़ के निकलता है? निकलना होता तो निकल गए होते, अब तो हालात वैसे ही अच्छे हैं। पे जी इतने मैसिव स्केल के ऊपर इस्तीफे जो हैं वो 40 और 20 पाकिस्तान कौमी असम्बली के और 40 सूबाई असम्बली के, ये बहुत मुमकिनात में नहीं है कि इस्तीफे इतने हो जाएं। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल अवाम में जारी है उसको भी अगर हम मद्देनज़र रखते हैं पूरी तरह से, तो ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना चाहते हों या डी सीट होना चाहते हैं। इस वक्त खुदा न खास्ता जो पूरे मुल्क के हालात हैं, महंगाई और दीगर जो चीज़ें हैं, उन फैक्टर्स को अगर सामने रखा जाए, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो हमारी कुछ सियासी लोगों से बातचीत हुई है गुज़श्ता 1-2 दिन में, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में किया गया है और जो पंजाब में किया गया है, ये एक छोटे डिज़ास्टर को बचाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने लिए बड़ा डिज़ास्टर जो है वो बना दिया है। नहीं, बड़े समझदार हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब। वो समी साहब अक्सर बोलते हैं कि वो आहिस्ता-आहिस्ता सीख रहे हैं सियासत। बुला ली उन्होंने आतिफ खान साहब को, मुलाकातें कर रहे हैं वो उनसे। जी, मुलाकातें ये नहीं देंगे तो कुछ और दे देंगे। मुलाकातें हुई हैं, लेकिन ये वही आतिफ खान साहब हैं जिनको परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ खान साहब खुद कहते थे कि ज़रा इसके ऊपर नज़र रखना और वहाँ से मुझे रिपोर्ट देते रहना। तो वो डे बाई डे वहाँ पिछले जो 5 साल थे वहाँ से आतिफ खान साहब के इसीलिए करीब हो गए थे, जबकि असद कैसर साहब बाकी जो वहाँ के लोग थे वो पहले वज़ीर-ए-आला का इंतखाब करना चाहते थे उनको, लेकिन वहाँ उन्हें पीछे किया गया और परवेज़ खटक साहब को लाया गया। उनकी भी इतनी ज़्यादा एफिलिएशन तो नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन उनके ऊपर जो प्रेशर था वो आतिफ खान का ही था कि वो 5 साल बेहतरीन अंदाज में काम भी करते रहे, अदरवाइज़ कोई भी वहाँ पे भी मिस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो सकता था। तो इस तरह की ये पॉलिटिक्स तो होती है, प्रेशर पॉलिटिक्स के। अगर महमूद खान हैं तो उनके मतलब 1-2 लोग इस तरह का सिलसिला रखते हैं ताकि उनकी कारकर्दगी बेहतर रहे और उसके साथ साथ वो अपने विद इन लिमिट्स चलते रहें। तो ये जो हमारी तकरीबन 3-4 लोगों से मुख्तलिफ पार्टीज़ के बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये गुज़िश्ता हफ्ते में ये 2-3 फैसले किए हैं, वो आइंदा अगर तो देखें मुर्तज़ा, अगर तो वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी से बातचीत की थी और वो कोई उनसे रिलीफ लेना चाह रहे हैं,
तो फिर ये जो आईजी का मामला है ये ना उलझता। अगर उन्होंने आईजी के बारे में एक फ़ैसला कर लिया था चीफ मिनिस्टर से मिलने के बाद, तो फिर जीडीए के कहने पर या कुछ और अपने इत्तेहादियों के कहने पर वो आईजी के मामले को काबीना में ना ले जाते और फिर उसके बाद ये ना कहते कि गवर्नर और जो सूबाई वज़ीर आला हैं वो इस पर बात करें। अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब से आईजी के मामले पर सिंध हुकूमत बात नहीं करेगी। और अभी जो बिलावल भुट्टो साहब का जो बयान आया, एक्सक्यूज़ मी, उसके बाद तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई इनका एग्रीमेंट हो। अब दूसरी एक और बात भी है, अगर इमरान खान साहब जिस बुनियाद पर उन्होंने वोट लिए थे, वोट उन्होंने लिए इस बुनियाद पर कि एहतसाब कड़ा होगा, वोट उन्होंने लिए इस बुनियाद पर कि करप्शन के ख़िलाफ़ मैं पूरा एक जिहाद करूंगा और किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। अब अगर उन्होंने, लोगों ने उनको वोट दिए, एक उम्मीद का सिलसिला बना, अब अगर वो सारी चीज़ें भुला के आप इक़्तिदार की खातिर इन लोगों के साथ एग्रीमेंट कर लें और उस एग्रीमेंट के और उसकी वजह ये हो कि जी जमहूरियत को चलाना है, सबको साथ लेके चलना है और ये जी सियासी कशीदगी नहीं होनी चाहिए, ये जो करप्शन के मामलात हैं इनको सियासत से जोड़ना, ये तो पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनके एतमाद को तोड़ने के मुतरादिफ है। अगर आप उन लोगों के साथ अलायंस कर लेते हैं और जमहूरियत को चलाने के नाम पर उन लोगों के साथ एक मुकमुका कर लेते हैं, एक एनआरओ हो जाता है, तो इससे वो जो इलेक्शन में जो लोगों ने आपको मैंडेट दिया, उस मैंडेट की तो आप धज्जियाँ उड़ा देंगे और उसके नतीजे में फिर जो उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसका जो पॉलिटिकल फॉल आउट है। इमरान खान साहब ज़ाती तौर पर कोई इसमें शक नहीं कि वो बहुत ईमानदार आदमी, अभी तक उनकी ज़ात पर कोई नहीं आया स्कैंडल, लेकिन अगर वो इस निज़ाम को चलाने के लिए या वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें, इन लोगों के साथ अलायंस करते हैं, कहीं कुछ समझौता करते हुए नज़र आते हैं, तो वो नौजवान पाकिस्तान का जो उनके पीछे दीवाना वार चला इस उम्मीद के तहत कि मेरिटोक्रेसी आएगी, इस उम्मीद के तहत कि यहाँ पर एहतसाब होगा, वो कहाँ जाएगा, उसके ख्वाब कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है जी। और वाक़तन ये इसी तरह से जिस तरह आपने कहा, तमाम जो नौजवान तबका है जिन्होंने उम्मीदें वाबस्ता की थी और जो सब कुछ इनको साथ लेके चले हैं, वो उस दिन से भी परेशान है जिस दिन तमाम लोग ऑन बोर्ड हो के जब उन्होंने वोट किया कानून साजी के लिए, तो उस दिन से खान साहब भी जो है वो चाहते हैं कि कोई मुफाहमती अमल जो है वो हो जाए, क्योंकि अब ये आप देख रहे हैं कि वो बयानात नहीं हो रहे। अब 5 पार्टियों से 5 लोगों से अगर वो ब्लैकमेल होते हैं और 5 की जगह अगर एक शख्स जो है और जो 5 साथ हैं उनको भी आप देख लें कि उनकी सूरत हाल क्या है, कहाँ कहाँ उनके केसेस पड़े हुए हैं, वो किस किस तरह की करप्शन के उनके ऊपर चार्जेस भी हैं। तो अगर कंप्रोमाइज़ की बात आप करते हैं तो मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो पहले दिन से ही कंप्रोमाइज़ करती हुई चली आ रही है। अगर उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया था तो सिर्फ करप्शन के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया था, बाकी छोटे छोटे मामला से लेके बहुत बड़े बड़े मामला तक उनके पास रिपोर्ट्स भी गई, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब बावजूद खामोश रहे, उनकी दयानतदारी के ऊपर कोई शक नहीं है। मुर्तज़ा, हम ये कहाँ पर ये कोई ऐसा एविडेंस है जिससे हम ये कह सकें कि इमरान खान ने कंप्रोमाइज़ किया इन लोगों के साथ? अगर हम ये बात करें कि नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, शहबाज शरीफ साहब बाहर गए, तो उनको बाहर जाने की इजाज़त तो अदालत ने दी है। वो तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने तो कहा था नवाज शरीफ साहब से कि आप इतने अरब रुपए का बॉन्ड दे के जाएँ। अदालत आलिया ने कहा कि बॉन्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं, वो चले गए। शहबाज शरीफ साहब चले गए, उसके बाद अभी भी उनको जो अदालत में पेशी से इस्तिस्ना है जिसकी वजह से उनकी ज़मानत नहीं ख़त्म हुई, वो भी अदालत ने दिया। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने तो कोई ऐसी बात नहीं की जिस पर वो तो, अगर वो जो अरबों रुपए का बॉन्ड था अगर वो होता आज, तो कैसे नवाज शरीफ साहब बाहर रहते, उस बॉन्ड की कैंसिलेशन की इनिशिएशन हो जाती। यानी वो तो एक बिल्कुल ही वो मामला दूसरा हो गया। फिर आप देखें मरीम नवाज साहबा का मामला है, शहबाज साहब के साहबजादे का मामला है, वो अभी तक जेल में है और उनका मामला अदालतों में है। वो भी बाहर इसी सूरत में जा सकते हैं अगर उन्हें अदालत भेजती है। गवर्नमेंट ने तो उनका नाम ECL में डाल दिया। कहीं पे भी हमें कोई ऐसी अब अगर फवाद बाहर आ रहे हैं तो अदालत ने ज़मानत ली है, अगर आहद चीमा साहब बाहर आ रहे हैं तो अदालत ने ज़मानत ली है। हमें कोई इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो तो कहीं पर हमें कोई कंप्रोमाइज़ करती हुई नज़र नहीं आई या किसी पे कोई एग्रीमेंट करती हुई हमें वो तो नज़र नहीं आई।
जी, आपकी बात दुरुस्त है कि इस तरह से एग्रीमेंट साफ नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो सियासी तालिब-इल्म है वो इन तमाम चीज़ों को रोज़ाना उन्हीं भूल भुलैयों में फिरते हैं, गुलाम गर्दिशों में चक्कर लगाते हैं, तो उनको नज़र आता है कि कहाँ कहाँ पे किस किस तरह के समझौते जो हैं वो किए जा रहे हैं। अगर आप ये देखें कि मुल्की मईशत के ऊपर, तो मुल्की मईशत के ऊपर इतना बड़ा एक समझौता किया गया IMF की शक्ल में, जिसके असरात आज हर आए दिन हम उसके भुगत रहे हैं। नहीं, समीर साहब ने जो बात की ना वो बिल्कुल ठीक किया। समीर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आया। इंडिकेशन तो आया जब उन्होंने कह दिया कि हाँ मुझे लगता है, और मेरे पास भी ये खबरें आई हैं कि मियां साहब बहुत ज़्यादा बीमार हैं। फिर हाँ उन्होंने ये कह दिया कि चलें ये बॉन्ड दे दें और ये यहाँ से चले जाएँ ताकि अपना इनका इलाज हो जाए। फिर उसके बाद जो पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है, जब उनसे कहते हैं कि जी रिपोर्टें मंगवाएं उनकी, तो आगे से इतना बड़ा मुँह कोई जवाब ही नहीं होता उनके पास करने के लिए। तो सर ये इंडिकेशन ही हैं, और किस तरह बहुत सी चीज़ों के सबूत नहीं होते ना। आप हवा को महसूस कर सकते हैं सर, आप उसे देख नहीं सकते। नहीं, आप करप्शन को आप देख भी सकते हैं, करप्शन को आप महसूस भी कर सकते हैं। चाहिए ना। तो अभी हमें तो कोई एग्रीमेंट कहीं नजर नहीं आया अपोजिशन के साथ, और ये जो मामला हुआ है, जो भी बाहर गए हैं, जो भी रियायत मिल रही है, वो तो अदालत ने अपना एक फैसला दिया जिस पर अदालत इंडिपेंडेंट है पाकिस्तान। या तो फिर आप ये कहें कि इमरान खान साहब अदालतों को कंट्रोल कर रहे हैं। कब कहा सर? मैंने तो अदालत की बात ही नहीं की, मैंने तो इंडिकेशंस की बात की। वो तो अदालत, लेट मी करेक्ट यू वंस अगेन, वो जो मामला था खोसा साहब का, जो उन्होंने कहा था बड़ा गुस्से में आके कि जी हमने तो जुजियात तय की हैं, वो सारी कहानी तो जुजियात में थी। जब आप 7 अरब रुपए का बॉन्ड किसी से ले रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि ये पैसे जब्त हो जाएंगे, और जो अपनी सियासत पैसे की बिना पर करते हैं, तो जनाब फिर वो 7 अरब रुपए अगर जब्ती का ख्याल होता तो 7 अरब कौम को मिलते हैं ना, तो वो नहीं मिले, इसलिए कि अदालत ने कहा कि नहीं जनाब आप जाएं, आप बॉन्ड के बगैर जाएं। तो वो जो फैसला है वो इमरान खान का नहीं था फैसला। आपकी अपनी ओपिनियन है, बिल्कुल आप सही दुरुस्त फरमा रही हैं, आपने जो अपनी ओपिनियन दी है आपकी वो है ओपिनियन, लेकिन हकायक ये हैं कि इमरान खान ने अभी तक अपोजिशन से, अब आप देखें जो नैब ऑर्डिनेंस है उसके हवाले से भी जो शहजाद अकबर साहब ने कहा कि हमने तो कुछ वापस नहीं लिया, कोई किसी तरह भी वापस नहीं, अभी तक कोई नया कानून तो नहीं बना। अब नया इलेक्शन कमिश्नर जो है उसका राजीनामा हुआ है। हाँ, हम ये समझते हैं कि जो वोट हुआ आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेजिस्लेशन पर, वो एक मुल्की मफाद था, उसमें इमरान खान का ज़ाती फ़ायदा क्या था या किसी का क्या ज़ाती फ़ायदा था? कुछ भी नहीं था। इट वॉज फॉर दिस नेशन, फॉर द कंट्री, कि जनाब ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है, इसको आप डॉक्यूमेंटेशन कर दें और इसमें इबहाम को ख़त्म कर दें। वो तो कोई मुकमुका नहीं है, उसमें किसी को कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरी बात, जिस वक्त आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हुई थी अगस्त में, किसी पार्टी ने इतराज़ नहीं किया था। अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पॉइंट आउट किया कि इसमें ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, आप उनको सॉर्ट आउट कर लें। तो वो अब जो अपोजिशन तो पहले मान चुकी थी इस बात पे, तो अभी तो उन्होंने वोट दिया उन टेक्निकल एनामोलीज को दूर करने के लिए। तो फिर ये जो एक बड़ा तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जी मुकमुका, वो कहाँ पे हुआ मुकमुका? हमें तो हाँ सिस्टम में कमजोरियां हैं। देखें प्रोसिक्यूशन जो है, नैब का प्रोसिक्यूशन कमजोर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कही है कि नैब के जो इन्वेस्टिगेशन है वो कमजोर है। वो एक हद तक सच है, इसलिए कि उसमें माजी के लोग भरे हुए हैं सारे। इस हुकूमत को तो आए अभी 1.5 साल हुआ है, वहाँ पर जो लोग भर्ती किए गए, जो लोग वहाँ पर जिस तरीके से बैठे हुए हैं, उनमें इन्वेस्टिगेशन की सलाहियत नहीं है। पाकिस्तान के इदारों को नहीं बनने दिया गया, पाकिस्तान के इदारों में इतनी सलाहियत नहीं है। ये जो करप्ट माफिया है, इन्होंने इस अंदाज में तमाम इदारों को कमज़ोर किया है। वहाँ पर अपने मन पसंदीदा अफराद इस तरह से लगाए हुए हैं कि वो जहाँ पर बैठे हैं उनको वो बेनिफिट दे रहे हैं, उसका वो बेनिफिट ले रहे हैं। उसको ये कहना कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने कोई मुकमुका कर लिया, मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा एग्जेजरेशन है। मुर्तज़ा, जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर इसको इसी तरह से मान लिया जाए कि कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये चीनी का बहरान आया, आटे का बहरान आया, दीगर चीज़ें आई, कहाँ पे आपको गवर्नमेंट नज़र आई है कि ये बात आपकी? अब मैं आपको ये, आपने जो कार्टेलाइजेशन है इस मुल्क की, वो इतनी ज़्यादा शदीद हो चुकी है कि आप देखें, आप असद उमर साहब इस बात को मानते हुए नज़र आते हैं, शेख रशीद साहब हमें इस बात को मानते हुए नज़र आते हैं। अब जो शुगर कार्टेलाइजेशन है उसमें पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उनकी शुगर मिले हैं, नून लीग की जो क़यादत है उनकी शुगर मिले हैं, तहरीक इंसाफ के जो मंजूर नज़र लोग हैं उनकी शुगर मिले हैं। और ये सारे, इसी तरह आप आटे का बहरान देख लें, जो फ्लोर मिल्स की जो सारा मामला है, ये चाहे किसी जमात में भी हों, ये एक कार्टेल की तरह काम करते हैं, यूँ जुड़े होते हैं। और जब इनके अपने पैसे का मफाद आता है, जब
उसमें ये अपना रंग दिखाते हैं, अपना कलर दिखाते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि जो गवर्नेंस रही है उसमें हमें कमज़ोरियाँ नज़र आई हैं, और उन कमज़ोरियों की वजह इन मजबूत कार्टल्स का वहाँ पर बैठना, इनके नुमाइंदों का मौजूद होना है। इस बात पर मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि इमरान खान साहब की काबीना में इमरान खान साहब के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो बड़े मजबूत कार्टल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने कभी ज़राअत की रिफॉर्म्स के नाम पर, कभी किसी और नाम पर अपने कार्टल, उसके लिए उन्होंने रियायत ली हैं और पाकिस्तान के गरीब आवाम ने सफ़र किया है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि लीडरशिप का जो बाकायदा एक कंप्रोमाइज़ हो जाए किसी के साथ और वो सरेंडर कर दे, मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। सर, ज़राअत के ऊपर उन लोगों को लगाया गया है जो ज़रई पॉलिसियाँ ऐसी बनाते रहे हैं जो आज तक पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाती रही हैं। वो ज़राअत में भी रहे। जो इस वक्त दीगर मामलात हैं, अगर आप देखें रज़ाक दऊसा वाला मामला शुरू में उठा था, वो भी कंप्रोमाइज़ हो गया आराम से ही। उसके बाद मेहमद डैम की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो जो वज़रा जहाँ जहाँ लगे हुए हैं, अगर आप देखें तो उनके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है कि वो पिछली गवर्नमेंटों में जब मौजूद थे तो इन्हीं शोबों में उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई है। ज़रई पैकेज के लिए 350 अरब रुपया गया है, कोई पता नहीं किधर है किधर नहीं है, कौन इस्तेमाल कर रहा है। और इसके बाद अगर ये सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ में आती हैं, छोटे छोटे बेशक ये कंप्रोमाइज़ हैं, लेकिन ये इन द लॉन्ग रन जब आप इनको इकट्ठा करते हैं तो आपको पता चलता है कि हर जगह पे कंप्रोमाइज़ किया गया है। कहते थे नई टीम होगी, नया पाकिस्तान होगा, नए लोग होंगे, नए तरीके से चीज़ों को चलाएँगे। लेकिन अगर आप 2013 के इलेक्शन से पहले अगर आप ये देखें कि उस वक्त भी एक चीनी का बहरान आया था 11-12 में, बड़ा शदीद किस्म का बहरान था, और एक 7 में भी आया था। इलेक्शन से हर इलेक्शन से 6 महीने साल पहले एक बहरान चीनी का पैदा किया जाता है। प्रोग्राम में वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि काबीना के किसी भी रुकन पे अगर कोई सवाल उठाया जाता है तो वो सवाल जो है वो बेसिकली इमरान खान साहब पर भी उठता है। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, और कौन कौन सी स्टोरीज जो हैं वो डिस्कस करेंगे? देखिए, जो चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन पर हम तनकीद कर सकते हैं ना, टू बी ऑनेस्ट, वो हमारे लिए जो तकलीफ़ दे चीज़ें हैं वो हैं। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिनमें हमने देखा कि वज़रा ने कानून को अपने हाथ में लिया। आज़म सवाती साहब हैं, उन्होंने यहाँ एक गरीब ख़ानदान के घर वो उनके बच्चे गए, वहाँ पर उन्होंने मारपीट की, फिर उसके बाद उन्हीं को गिरफ़्तार करवा दिया, ख़वातीन को बुलवा लिया, जिस पर उस वक्त के चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब ने सुओ मोटो लिया और पेश हुए आज़म सवाती साहब। तो इन्होंने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कुछ शो करें कि गवर्नमेंट से एग्जेक्टिव ये बताए कि उनको इस बात पर अगर वाकई कोई अफसोस है, तो आज़म सवाती साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया कैबिनेट से और सुप्रीम कोर्ट में आके मामला सेटल कर लिया, यानी वो इन्वेस्टिगेशन में चला गया और कोर्ट भी नरम हो गई कि सवाती साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया एक वज़ीर ने इस बात पर। तो माशरे में एक मैसेज गया कि अगर आप किसी गरीब आदमी को भी छेड़ते हैं, तंग करते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, अगर आप वज़ीर भी हैं तो भी आपको वजारत से निकाल दिया जाएगा। जैसे ही साकिब निसार साहब हटे, आज़म सवाती साहब को आपने मिनिस्टर बना दिया और फिर उसके बाद उनको पार्लिमानी अमूर दे दिया। यानी देखिए, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि वो शख्स जिसके हाथों जो गरीब ख़ानदान था उनकी ख़वातीन की ज़िल्लत रिसवाई हुई और वो वहाँ पर उनको बिठाया गया और उनको बदतमीज़ी की गई, मारा पीटा गया, उसको आपने फिर दोबारा, और अब वो पार्लियामेंट चला रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे अफसोस होता है। ये तवक्को नहीं की गई थी कि इस तरह का काम होगा। ये जो चीज़ें हैं इनसे डेफिनेटली एक लोगों को तकलीफ़ पहुंची है और जो एक तवक्कुआत थी वो तवक्कुआत हमें पूरी होती नज़र नहीं आई कि काबीना और वो जो लोग हैं वो मेरिट को इस तरीके से लेके आए, क्योंकि बेपनाह लोग पाकिस्तान के जो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के ख़ास तौर पर नौजवान हैं, उनको बेपनाह एतमाद है इमरान खान साहब पर, बहुत ज़्यादा वो मोहब्बत करते हैं, उनके साथ एतमाद करते हैं और ज़ाती हवालों से इमरान खान की कोई करप्शन भी नहीं आई, लेकिन ज़ाती करप्शन मैटर नहीं करती।
जिस वक्त आप एक गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, आप एक कौम के सरबराह हैं, तो उस वक्त देखना यह है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, कानून की अमलदारी कितनी है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ कितनी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कानून की जिस तरह मर्जी को धज्जियां उड़ा दे, वो उस तरीके से टॉप से हमें रिएक्शन नज़र नहीं आता। ये एक चीज़ है जो अफसोस का बायस बनती है, जिससे लोग ये सवाल करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी मैं अभी भी इस बात पर बिलीव करता हूँ कि जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा, जिनको मुराद पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत है, जो पिछले 20-30 साल बारी बारी हुकूमत करते रहे, उनके साथ इमरान खान साहब का कोई कंप्रोमाइज़ मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर अगर कंप्रोमाइज़ नहीं होता तो ये जो 5 छोटे छोटे पार्टीज़ हैं, ये उनको इतने कंप्रोमाइज़ जितने वो करवा रही हैं, इतने और कंप्रोमाइज़ करवाएंगी कि उन्हें उसी तरफ जाना पड़ेगा कि वो कोई ऐसा कदम उठाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक और चीज़ जो मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, सिंस वी आर डिस्कसिंग द परफॉर्मेंस, जो वाक़या साहिवाल का है, उसमें जिसमें सीटीडी के हाथों एक ख़ानदान के बेगुनाह लोग मारे गए, उसमें चाहिए ये था कि सीटीडी बहुत ओपनली आके इस बात को एडमिट करते वो कि ये एक गलत ऑपरेशन हो गया, एक मिस आइडेंटिफिकेशन का केस है और ये गलती हो गई, और उसमें हम जो फैमिली है उसको हम कंपनसेशन देते हैं। ये हो जाती हैं गलतियाँ, बड़े बड़े महज़ब ममालिक में भी हो जाती हैं जहाँ पर निज़ाम बहुत फूल प्रूफ होते हैं, लेकिन वहाँ पर झूठ नहीं बोला जाता। यहाँ पर रुपया पैसा दे के उस गरीब आदमी का मुंह बंद कराने की कोशिश की गई, उसको जस्टिफाई किया गया। ये मेरा ख्याल है एक ऐसा ये बाब है, एक ऐसा चैप्टर है जो पंजाब हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। और ये इमरान खान साहब, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन वहाँ पर जो इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया जिस तरीके से, उनकी दौरे हुकूमत में ये नहीं होना चाहिए था। ये वो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे तकलीफ़ होती है। लेकिन मैं ये तमाम चीज़ें इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ, हम लोग कभी ये नहीं है कि हम किसी को झूठ प्रमोट करें या खुदा न खास्ता किसी को डिग्रेड करें। हम एक सहाफ़ी हैं और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम बात करते हैं और समझते हैं ये स्क्रीन अवाम की कर्जदार है और हम बिल्कुल उन्हीं की है ये। तो जो काम सही नहीं हुए उनकी हम निशानदेही करेंगे। ये कहना, ये बातें, इन बातों के बावजूद आज भी अगर आप कंपैरिजन करते हैं इमरान खान का दूसरे लीडरान के साथ, तो मुझे ये लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं अपनी टीम के हाथों कुछ मजबूरियां हैं, कहीं पर कोई हमें ब्लैकमेलिंग नज़र आती है। अगर इनके पास नंबर गेम बेहतर होता, अगर पार्लियामेंट में इनके पास कोई अक्सरियत, सादा अक्सरियत ही होती और ये दूसरी जमातों पर इन्हिसार ना करना पड़ता, तो शायद इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर होती। जो अब परफॉर्मेंस है इससे बेहतर परफॉर्मेंस होती। बेहतर तो देखें, जो काम कर रहे हैं वो तो इनके अपने गुजरा हैं जो काम कर रहे हैं, उनके हाथों भी तो अभी देखें ना, उनके हाथों भी तो ख्वार तो हो रहे हैं ना। अब अगर आपके पास नंबर गेम ही कम है, आप अपने ही 2 वजीर जो हैं उनको अगर आप निकालने की बात करें तो आपकी हुकूमत गिर जाने का इम्कान हो, अलाइज को आप कुछ कहें तो हुकूमत गिर जाने का इम्कान हो, तो आप क्या करेंगे? तो इस सारी सूरत हाल में देखिए, ये क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए ही तो उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया है कि भाई आप क्राइसिस में हैं तो क्राइसिस किस तरह से मैनेज करना है। उनकी पर्सनैलिटी जब हम कहते हैं कि अनमैचेबल है किसी भी पॉलिटिशियन से, तो उनको ये चीज़ें उनके जहन में होनी चाहिए कि इनको मैं किस तरह से आउटकम कर सकता हूँ, कैसे इनके ऊपर मैं काबू पा सकता हूँ। अगर पार्टी के दरमियान इतनी बड़ी रिफ्ट है कि वहाँ बुज़दार साहब जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे और उनके ऊपर ये जो बात है ना कि बुज़दार साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे, देखें ये एक परसेप्शन बनाया गया। इसमें वो लोग जो वज़राए आला बनना चाहते थे वो भी उसके हिस्सेदार हैं, उसमें मीडिया भी हिस्सेदार है। ये परसेप्शन एक बनाया गया कि जी वो डिलीवर, बहुत सारी जगहों पर खामियां, कमज़ोरियां, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है पंजाब की, ये एक सिस्टम है ना, पिछले 60-70 साल से बना हुआ था और पिछले 10 साल से तो यहाँ पर नवाज शरीफ के भाई की गवर्नमेंट थी और पूरा उनका एक एक जगह पे उनका हाथ था। मुझे ये बताएं क्या होता, मतलब अब शहबाज शरीफ साहब की भी आप वजारत आला लें तो क्या हुआ उस वजारत आला में? मॉडल टाउन किलिंग हुई, लोगों को सरेआम मारा गया, खवातीन ने अपने आप को जलाया, आगे लगी,
थानों के सामने जलाया, सवाए इसके कि उन्होंने एक वो रेड मेट्रो बना दी, पूरे साउथ पंजाब का जो पैसा चूस के ला के लाहौर में मेट्रो बना दी, पिंडी में मेट्रो बना दी, एक 300 अरब रुपए की ऑरेंज लाइन जिसमें सिर्फ 2% पॉपुलेशन लाहौर की सफर करेगी। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने कौन सा तीर चलाया पंजाब में, मुझे बताएं, कौन सी गवर्नेंस है उनकी पंजाब में? आपसे मुकम्मल तौर पे इस हवाले से तो मैं एग्री हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या तीर चलाया। बात यह है कि गवर्नर्स की हद तक अगर आप ये देखें कि वहाँ पे जो लोग थे वो एक स्टेट ऑफ माइंड में थे, पीस ऑफ माइंड में थे, एक ही स्टेट ऑफ माइंड में थे कि जो भी चोरी चकारी है शहबाज शरीफ साहब की उसको लेके चलना है। 56 कंपनियां बनाई उन्होंने, 1.5 लाख रुपए बंदे को, जो 12-12, 15-15 लाख रुपए मुलाजमत पे रखा उन्होंने, लुटवाया। 18 ग्रेड का जो बंदा था उसको 20 ग्रेड पे रखा उन्होंने लाके। तो वो क्या सिर्फ मीडिया पे कंट्रोल था, जियो रोजाना खबरें देता था, ये है परसेप्शन। सुन ले, पीटीआई के जो आप कह रहे हैं ना शहबाज शरीफ साहब ने कौन से तीर चलाए, जब पीटीआई की बात कर लेते हैं, उस्मान बुज़दारिक साहब के बारे में आपने कहा एक परसेप्शन बनाई जा रही है। अगर ये परसेप्शन होती ना तो ना आईजी नया लगता और ना चीफ सेक्रेटरी साहब नया लगते। सर इसका जवाब दें आप। ये गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, गवर्नमेंट का ये प्रोगेटिव है कि वो बातें कर रहे हैं। गवर्नमेंट का ये प्रोगेटिव है कि वो ऑफिसर बदलते हैं, वो लगाते हैं। कितने पुलिस वाले तब्दील किए शहबाज शरीफ साहब ने, कितने उन्होंने चीफ सेक्रेटरी। ये तहरीके इंसाफ है सर, तहरीके इंसाफ की हुकूमत है, आप क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं नून लीग के साथ? सर वो तो थे ही खराब। ये आपने अब ये तो आप बिल्कुल जैसे घर में खवातीन बातें करती हैं ना, अब आप वो बातें कर रही हैं। मैं आप या तो कोई आप मेरे साथ वो बात ये, लेकिन चले आर्गुमेंट बात करते हैं कि पंजाब में आपने जब आज चीमा जो थे जी, जो एक जूनियर ऑफिसर थे, वो मंजूर नजर थे जनाब शहबाज शरीफ साहब के, वो बैठे होते थे और बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट आके उनसे आशीर्वाद लेता था। हर वो काम जिसमें माल था वो उन्होंने बनाया, जूनियर ब्यूरोक्रेट्स को ऊपर लगा के, और सबके मुंह भरे। बड़े बड़े जो चैनल्स थे, बड़े बड़े जो अखबार थे, यूं सोना उनके मुंह में डाल के डांगे दे दे के भरा, यूं तो कोई बात ही नहीं निकलती थी। और ना टीवी चैनल्स देखने चाहिए। खैर तो खान साहब कहते हैं चाय भी घर जाके पियो, बिस्कुट भी नहीं है, तो कैसे परसेप्शन उनका बनेगा? की तारीफें स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, ने फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, मजीद कौन सी खबरें हैं आपके पास? सर नहीं, मैं मजीद खबर से तो हर सेकंड खबर है इस मुल्क में जहाँ पे कोई किसी गरीब का वो पुरसान हाल नहीं है तो वो खबर ही खबर है। निज़ाम इस कदर बिगड़ा हुआ है कि इसमें गरीब आदमी के लिए कोई अच्छी खबर है ही नहीं। और बड़े बड़े जो लोग हैं ये रिश्तेदार हैं एक दूसरे के, पैसे के बलबूते पर ये अपने मफादात को प्रोटेक्ट करते हैं, और गरीब आदमी जो है वो अच्छी खबर के इंतज़ार में बैठा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जो देहातों में लोग हैं, जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं, उनकी ज़िंदगी किस कदर सख्त कर दी गई है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये हम शुगर माफिया का जिक्र कर रहे थे, इन्होंने शुगर माफिया ने ये बताया, अपना जो शुगर स्टॉक है उसके आगे लिखा हुआ है सोल्ड। तो हमारे एक दोस्त हैं अज़हर सदीक साहब, वो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट भी दायर की है। मैं एक शुगर के मामलात को समझने वाला जो आदमी है उससे मैं बात कर रहा था, उसने कहा कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर एक बात पूछ लें ये शुगर इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनसे, कि ये जो आप कह रहे हैं ना सोल्ड, हमें वो बायर बता दें जिसने वो लिया है, बस ये क्राइसिस एंड हो जाए। ये सारी की सारी शुगर गोदामों में पड़ी हुई। जी जी, ये जानबूझकर सारा क्राइसिस क्रिएट किया गया ताकि शुगर की कीमत ज़्यादा हो, ये ज़्यादा मुनाफा बनाए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो किसान है ना जो पैसे लेने के लिए आ रहे हैं गन्ने का, उनको ये शुगर देंगे मुनाफा कमाने के बाद, वो शुगर भी महंगे रेट पे देंगे और वो बेचारे भी सस्ते रेट पे बेचेंगे। ये दो हाथों से लूट रहे हैं शुगर माफिया। सर ये आज की बात नहीं है, इसको ये जो जहांगीर तरीन है ना, इनका नाम होना चाहिए मिस्टर अमीर तरीन। अमीर तरीन, ये जहांगीर नहीं है, ये है मिस्टर अमीर तरीन फ्रॉम लोधरा, और ये उस कार्टेल की नुमाइंदगी करते हैं, उसकी सरबराही करते हैं। और अमीर तरीन साहब जो हैं ये पूरा, और इनके पीछे सारे हैं, किसकी में 15 शुगर मिले हैं जरदारी साहब की, शरीफ खानदान की कितनी है, यही लोग हैं, इन्हीं के अजीजो अकारब हैं।
पैसा सारा घूम फिर के इन्हीं के पास जाता है। एक और नाम आप भूल रहे हैं, रहीम यार खान में भी हैं, उनकी भी मिले हैं, और अरबों रुपए के एहसासों का भी उनका अभी चंद दिन, और अब तो वजीर खुराक है। हाँ जी, फूड मिनिस्टर, उनके भाई यहाँ पे पंजाब में। और अगर आप इसका देखें, दो चीज़ें हैं जी, कहते हैं जी हर मीडिया में बात की जाती है कि शुगर इंडस्ट्री कर गई, शुगर ये कर गई, शुगर वो कर गई। बात ये है कि अगर आप एक मन गन्ने की कीमत का अंदाज़ा लगाएं, 360-70 रुपये मन लकड़ी है, और गन्ना जो है वो 180-190 रुपये कितने सालों से है, और कब से ये चीज़ चल रही है। इसको अगर वाटर कंटेंट की अगर हम बात करें, कभी इस मामले में कभी जिक्र ही नहीं हुआ, क्योंकि ये मिलों वाले नहीं चाहते कि ये हमें पता चले, हमारे किसान को पता चले हमें कि ये कितना वाटर लेवल डाउन कर देता है, दूसरी फसलों की निस्बत कितना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता है, जिससे हमारा वाटर लेवल बिल्कुल नीचे जा रहा है उन तमाम इलाकों का। 26 अगर हम ये देखें 26% जो शुगर मिले हैं वो जनाब जहांगीर तरीन साहब की हैं, जिनका आपने नाम लिया, अमीर तरीन उनका नाम, अमीर तरीन साहब की हैं। अब बाकी जो लोग हैं वो क्या क्या साथ कारोबार करते हैं, इसकी बाई प्रोडक्ट्स देखें आप निकालते हैं रस, उससे 11 किलो चीनी एक मन गन्ने से निकलती है, बगास बनता है जिससे आपकी प्लाईवुड शीटें बनती हैं, मड होता है जो आपके लोग ले जाते हैं एथनॉल के लिए, और उसके बाद आता है सबसे आखिर में शीरा, जो उससे आप अल्कोहल और दीगर ऐसी आइटम जो हैं वो बनाई जाती हैं। 6-7 किस्म एथनॉल पेट्रोल उससे बनता है, और इसके साथ जो अल्कोहलिक आइटम्स हैं वो बनती हैं, और उसके बाद चिप बोर्ड बनते हैं, और ये अपने जो इन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हुए हैं उनसे बिजली भी पैदा करते हैं, और अपनी बिजली इस्तेमाल के लिए करीबी गांव देहात को देते हैं, उनसे भी पैसे कमाते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, अगर आप इन सब को देखें तो बाई प्रोडक्ट्स का भी हिसाब लगाया जाए और इनका भी हिसाब लगाया जाए तो चीनी इनको 40 से भी कम पर केजी पड़ती है। तो इस वक्त 77 रुपीज़ पर केजी बिक रही है, 46 रुपीज़ रेट था जो कि अब 77 और 80 के करीब हो गया है। तो 30 से 35 रुपये पर किलोग्राम ये मुनाफा खाया गया है। तो गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब क्या खाता है? घर में चीनी इस्तेमाल करता है, आटा इस्तेमाल करता है और सब्जियां इस्तेमाल करते हैं। आप सिर्फ जाके पता कर लें इस मार्केट से कि आजकल शलजम आपको किस रेट पे मिल रहे हैं। 70 रुपये किलो शलजम मिल रहे हैं, जो घर में किसी गरीब का बच्चा भी खाते हुए वो कहता है कि ये क्या पका हुआ है। बाकी चीज़ों को तो आप छोड़ दें। तो इन हालतों में जब आपका CPI इंडेक्स, आपका SPI इंडेक्स, पूरी दुनिया आपको बता रही है कि आप 23-24% तक आप इन्फ्लेशन को ले गए हैं। अब सरकारी फिगर 13.5-14%। खान साहब ने कल जो काबीना की मीटिंग हुई है उसमें ये कहा है कि मुझे जो फैक्ट्स एंड फिगर दिए गए हैं इस हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से, वो गलत दिए गए हैं। मैं इनकी इंक्वायरी करूंगा, मेरे ख्याल में वो शेख साहब को बुलाएंगे इस हवाले से और पूछेंगे उनसे कि आपने कौन से फैक्ट्स एंड फिगर दिए थे। खैर जी, प्रोग्राम में क्या करेंगे? झूठ बोल जा। चले आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत ना, बहुत ख्याल रखिए, लारे मत लगाएं, कौम को कोई रास्ता दिखाएं। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।